नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर, जहां आज हम MCQ सीरीज़ की 5वीं वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसके पहले 4 वीडियो हमने MCQ सीरीज़ के अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज 5वें सीरीज़ में हमने किन किन क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड किया है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमारा क्या पूछा जा रहा है, विच मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU। कौन सी मेमोरी सीधे CPU से संचार करती है। और यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस हमारे क्या हैं। पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, दूसरा है हमारा बैकअप, तीसरा है फ्लॉपी और चौथा है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखा है कैश मेमोरी, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। कैश मेमोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर की सबसे तेज, सबसे तीव्र या फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर के CPU के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं। ये CPU और रैम के बीच में लगी होती है। इसका कार्य क्या होता है कि किसी भी प्रोसेसिंग में जिस डेटा की ज़रूरत CPU को फ्रिक्वेंटली हो रही होती है वो कैश मेमोरी पर सेव हो जाता है, जिससे उस डेटा के लिए CPU को रैम तक जाने की ज़रूरत नहीं रहती और उसको डेटा जो है वो कहाँ से मिल जाता है, कैश मेमोरी से मिल जाता है। तो वहाँ पर जो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। तो CPU के साथ में सीधे कम्युनिकेट करने वाली जो हमारी मेमोरी है वो क्या होगी, वो कैश मेमोरी होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। विच एमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट is used to bookmark the current web page on the web browser। वेब ब्राउज़र पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हम वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, सामान्य शब्दों में कहें जब हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे होते हैं और वहाँ पर किसी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को हमको बुकमार्क करना है। बुकमार्क करने से हमारा मतलब है, आप समझ सकते हैं कि हमें उसका एक शॉर्टकट बनाना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमको साइट ओपन करनी हो तो हमको उसका URL एंटर करने की आवश्यकता, उस वेबसाइट का एड्रेस एंटर करने की आवश्यकता ना हो, वो हमारे बुकमार्क में सेव रहे और वहाँ से उसको हम प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है। जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे, वो ऑप्शन से पहला Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+B एंड Ctrl+D। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, Ctrl+D। Ctrl+D का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम अपने ब्राउज़र के अंदर होते हैं और किसी साइट को बुकमार्क करना चाहें, या सामान्य शब्दों में कहें तो उस साइट का हम शॉर्टकट क्रिएट करना चाहें तो Ctrl+D से कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, हमारा Ctrl+N। Ctrl+N क्या होता है कि आपको अगर नया डॉक्यूमेंट ले आना है, आप Ctrl+N यूज़ करते हैं। Ctrl+I किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। Ctrl+B जो होता है वो किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, Ctrl+D। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर PC इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉगिन नेम, पासवर्ड्स एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपका लॉगिन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने PC पर जो कुछ भी टाइप करते हैं उसे रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है जो हमारे कंप्यूटर पर हम कीबोर्ड से जो कुछ भी एंटर करते हैं उनको बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करता है। एक तरीके का स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर का मतलब आप समझ सकते हैं एक ऐसे प्रोग्राम जो हमारे टास्क की जासूसी करते हैं, स्पाई करते हैं उसको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें हमारा पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है की लॉगर्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वॉर्म्स और चौथा ऑप्शन दे रहा है रैंसमवेयर। देखिए वायरस क्या होता है कि वायरस एक तरीके के मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, प्रभावित करते हैं। वॉर्म्स होते हैं एक प्रकार के भी मैलिशियस प्रोग्राम्स में, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में जब आते हैं तो अपनी कॉपी बनाते हैं, रेप्लिकेट होते हैं और हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को अटैच करके उन्हें करप्ट कर सकते हैं। तीसरा जो रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर क्या होता है,
ये भी एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर है, जो हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, उनको लॉक कर देता है। और उसके बाद में क्या होता है कि रैंसमवेयर के जो जिन्होंने इस तरीके का वायरस कंप्यूटर के लिए बनाया है, वो आपसे कांटेक्ट करके आपके डेटा को डिक्रिप्ट या अनलॉक करने के बदले में आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं। तो ये तो कुछ अलग प्रकार के हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैलवेयर्स हैं। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कीलॉगर्स। कीलॉगर्स एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में अगर रन करते हैं तो हम जो भी कीबोर्ड के माध्यम से एंटर करेंगे उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। हो सकता है वो हमारा यूज़र आईडी, हमारा पासवर्ड, हमारे बैंक की डिटेल आदि को रिकॉर्ड कर लें और उनका मिसयूज आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? कीलॉगर्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो संपादन किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? ऑप्शंस देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या फिर फोटो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे एक प्रकार के क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम वर्ड प्रोसेसर का अगर नाम लें तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है वो होता है क्या? हमारा MS वर्ड। अगर स्प्रेडशीट की बात की जाए तो सबसे लार्ज स्केल पे जिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रयोग होता है वो हमारा होता है एक्सेल। और फोटो एडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कौन से प्रोग्राम का? फोटोशॉप, या अभी के टाइम में बहुत से हमारे ऑनलाइन टूल्स कैनवा जैसे आ चुके हैं जहाँ पर हम फोटो एडिटिंग को कर सकते हैं। तो एक इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमारा अर्थ होता है एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए किया जाता है, उनको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको अकाउंटिंग का काम करना है तो आपके पास में टैली होनी चाहिए, आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो आपके पास में फ़ोटोशॉप होना चाहिए, या आपको चैटिंग करनी है तो आपके पास में क्या होने चाहिए? कुछ मैसेंजर्स होने चाहिए जिनका प्रयोग करके आप चैटिंग को कर सकें। तो ये हमारे किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हो जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग ए टैब ऑन अ ब्राउज़र? ब्राउज़र पर टैब बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्राउज़र्स हमारे क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी वेब पेज को, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक वेब ब्राउज़र पड़ा होना चाहिए, जैसे कि गूगल क्रोम हमारा होता है, मोज़िला फायरफॉक्स होता है। अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो गूगल कंपनी का बनाया हुआ हमारे पास में एक क्रोम है या फिर मोज़िला फायरफॉक्स है। ये सब क्या होते हैं? सब ब्राउज़र्स होते हैं। या फिर ओपेरा है। आप किसी भी वेबसाइट को, किसी वेब पेज को देखना चाहते हैं तो आपके पास में इस प्रकार के कुछ वेब ब्राउज़र्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आप अपने ब्राउज़र पर किसी टैब को क्लोज़ करना चाहते हैं, इनकेस आपने 4 टैब खोल रखते हैं, आपको किन्हीं टैब की ज़रूरत नहीं है, तो आप किस शॉर्टकट का यूज़ करके उस टैब को क्लोज़ करेंगे? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? Ctrl+W। Ctrl+W क्या करता है? करंट विंडो को क्लोज़ कर देता है। Alt F4 हमारे पूरे प्रोग्राम को बंद कर देगा, पूरे ब्राउज़र को बंद कर देगा। Ctrl+Y रीडू के लिए यूज़ होता है और Ctrl+T ब्राउज़र में नया विंडो लाने के लिए, नया टैब लाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? Ctrl+W। अगला प्रश्न देखते हैं। What does the .org डोमेन रिप्रेजेंट्स? .org डोमेन क्या दर्शाता है? देखिए, जब हम किसी एक URL की बात करते हैं तो URL का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? लाइक http://www. और यहाँ पर जैसे एक हमने एग्जांपल लिया gmail.com। तो यहाँ पे .com क्या होता है? हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है, TLD, टॉप लेवल डोमेन, जो कि वेबसाइट के नेचर को बताता है कि किस प्रकार की वेबसाइट है। अगर इस एग्जांपल की बात करें हम तो यहाँ पर जो .com है, .com बता रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है ये किस प्रकार की है? ये हमारी कॉमर्शियल वेबसाइट है।
व्यावसायिक दृष्टिकोण से बनाई गई है। तो .com का जो हमारा अर्थ होता है उसका क्या है कि कॉमर्शियल वेबसाइट है। इसी प्रकार से .org किस प्रकार के साइट्स को, किस प्रकार के डोमेन को दर्शाता है। तो .org जो हमारा होता है उसका जो अर्थ है वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डोमेन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी NGO की वेबसाइट है तो वहाँ पर मोस्ट प्रेफरेबल जो डोमेन नेम होगा वो क्या होगा हमारा .org, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन डोमेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार का संसाधन, रिसोर्स साझा होने की सबसे अधिक संभावना है। यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या है कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में किस रिसोर्स को हम शेयर कर सकते हैं अदर यूजर के साथ में। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर, फ्लॉपी, स्पीकर्स एंड कीबोर्ड। और यहाँ पर जो डिवाइस या जो रिसोर्स हम नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं वो हमारा होगा प्रिंटर। जैसे कि आपके ऑफिस में 5 या 10 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है और आपके पास में एक प्रिंटर है, तो आप क्या करेंगे, उस प्रिंटर को नेटवर्क की सहायता से बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे और वो प्रिंटर उन सभी कंप्यूटर के साथ में क्या होगा, शेयर हो जाएगा। किसी को भी अगर प्रिंट आउट की आवश्यकता होगी तो उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो यहाँ पर हम प्रिंटर को शेयर करके अपने प्रिंट आउट्स वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, प्रिंटर। प्रिंटर को किसी भी नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे IC भी कहा जाता है, यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स किस मटेरियल के, किस धातु के बनाए जाते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न है हमारा। तो IC जिसको आपकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, IC हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में किया गया था। जनरेशन जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी आई थी, 3rd जनरेशन में मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था उसके रूप में किसका प्रयोग किया गया था, IC का प्रयोग किया गया था। और IC को जो बनाने वाले थे, जिन्होंने IC की खोज की थी, उनका नाम था जैक किल्बी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि IC को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो IC हमारा एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसको बनाने के लिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी हमारी ICs होती हैं उनको बनाने के लिए किस चीज़ का यूज होता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, सिलिकॉन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। What is the maximum zoom % allowed in Microsoft PowerPoint 2007? Microsoft PowerPoint 2007 में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या होता है। यहाँ पर प्रश्न को समझने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम PowerPoint के अंदर हैं और एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वहाँ पर हम मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें है हमारा 300%, 400%, 500% एंड 600%। और जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, 400%। पावरपॉइंट में जूम की रेंज होती है 10% से लेकर के 400%, यानी कि हम 10% मिनिमम जूम कर सकते हैं और 400% हम मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 400%। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अगर हम नंबर सिस्टम्स की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 तरीके के, जिसमें से हमारा आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका कि बेस जो होता है, आधार संख्या 2 होती है। सेकंड हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10। तीसरा हमारा होता है
ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका कि बेस क्या हो जाता है, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, और उसके बाद में चौथा हमारा जो नंबर सिस्टम होता है दैट इज हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस हमारा हो जाता है 16। तो यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस हमारा क्या होगा, बेस 8 होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था। एप्पल एक हमारी अमेरिकन कंपनी है जो कि लैपटॉप्स, आईपैड्स, आईपॉड्स जैसी डिवाइसेस को डेवलप करती बनाती है। तो किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कि शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ओएस बोलते हैं, ओएस की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो एप्पल के द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, और जो कि एप्पल कंपनी के लैपटॉप्स में, जिसको कि मैकबुक भी कहा जाता है, उसमें ये हमारे डाले जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शंस यहाँ पर जो दे रखे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है विंडोज़ विस्टा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है, इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड्रॉयड जो कि स्मार्टफोन में यूज़ होता है, एंड्रॉयड को डेवलप किया है गूगल ने। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो बनाया गया है किस कंपनी के द्वारा, एप्पल। और लाइनेक्स हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो सही हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ENIAC बिलोंग्स टू विच कंप्यूटर जनरेशन, ENIAC किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। देखिए ENIAC हमारा एक कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में बनाया गया था, और इसका फुल फॉर्म हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर and computer. So full form of ENIAC is electronic numerical integrator and computer। एक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हमारा एक कंप्यूटर बना था। पहली पीढ़ी में और जिन कंप्यूटर्स को बनाया गया था उनमें हमारा ENIAC जो कि आपके सामने है, दूसरा हमारा बना था यूनिवैक, एडवैक, IBM कंपनी के द्वारा IBM 701 और IBM 650 से दो कंप्यूटर और बनाए गए थे। तो कुछ कंप्यूटर्स हैं जो पहली पीढ़ी में हमारे बने थे, और इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन ENIAC, जिसका कि फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर एक टर्म हमको मिल रहा है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम का मतलब कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी मशीन पर डिपेंड ना हो, उसको किसी भी कंप्यूटर पर हम चला सकते हो। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, मशीन डिपेंडेंट का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कि किसी एक विशेष कंप्यूटर पर ही चलेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रोग्राम जो किसी भी कंप्यूटर पर चलाए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस दे रखी हैं और पूछा जा रहा है कि किस कंप्यूटर लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट होंगे, यानी उनको किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। ऑप्शन हमारा दे रखा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली एकमात्र भाषा है, इसमें बनाए गए प्रोग्राम भी कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होंगे। हाई लेवल लैंग्वेज हमारा जो है, अगर कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बना है तो हमारा कैसा होगा, मशीन इंडिपेंडेंट होगा। हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर पर रन कराया जा सकता है। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड होते हैं, ना कि कंप्यूटर ओरिएंटेड। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, विच मेमोरी इज यूज्ड एज अ टेम्पोररी मेमोरी,
कौन सी मेमोरी का उपयोग अस्थायी मेमोरी के रूप में किया जाता है? और यहाँ पर आंसर जो हमारे दे रखे हैं उनमें है रोम, रैम, नॉन वोलेटाइल और पी रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलेटाइल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम। तो यहाँ पर अस्थायी रूप से जो प्रयोग की जाती है वो हमारी क्या होती है? रैम होती है। रैम इज़ अ टाइप ऑफ टेम्परोरी मेमोरी, और रैम पर कोई डेटा तभी तक स्टोर रहेगा जब तक उसको पावर मिलती रहती है। पावर कट होने पर रैम पर स्टोर डेटा क्या होता है? हमारा गायब हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसका प्रयोग अस्थायी मेमोरी या टेम्परोरी मेमोरी के रूप में हम करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एन ईमेल अटैचमेंट इज रेफर्ड टू एज, यहाँ पर एक ईमेल अटैचमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ईमेल अटैचमेंट से हमारा अर्थ क्या होता है कि यदि आप कोई मेल भेज रहे हैं और उसके साथ में आपने कोई फाइल भेजी, और वो हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकता है, तो किसी भी ईमेल के साथ में भेजी जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? अटैचमेंट कहा जाता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसके आंसर क्या है। द बॉडी ऑफ द ईमेल, द एड्रेस ऑफ द सेंडर, अ डॉक्यूमेंट इज सेंट विथ एन ईमेल, एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विथ ईमेल। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विथ ईमेल। ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही आंसर है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ में अटैच किया जा सके और उसको भेजा जा सके उसको क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स मेजर्ड इन। देखिए, सुपर कंप्यूटर जो हमारे होते हैं बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और सबसे हाई क्वालिटी वाले कंप्यूटर होते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनका प्रयोग स्पेशली किया जाता है वैज्ञानिक क्षेत्रों में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में और अन्य साइंटिफिक रिसर्च में। इनकी कार्य करने की जो गति होती है बहुत तेज़ होती है, 1 सेकंड में लाखों गणनाएँ कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है ये हमारी जो मेज़र की जाती है, किसमें मेज़र की जाएगी? फ्लॉप्स में। इसको फ्लॉप्स में मेजर करते हैं और फ्लॉप्स का जो हमारा फुल फॉर्म होता है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सो फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, एक इकाई होती है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में बड़ी संख्या में डेटा संग्रहित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज स्टार्टेड डेटा इन लार्ज नंबर। अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करना है तो आप इसमें से कौन सी डिवाइस का, कौन सी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करेंगे, प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प हमारा पहला है फ्लॉपी। देखिए, फ्लॉपी की जो क्षमता होती है हमारी होती है मात्र 1.44 मेगाबाइट, तो बहुत ही कम होती है। रैम में हम डेटा को टेम्पोररी स्टोर करते हैं, इसलिए स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम इसको नहीं कहेंगे। हार्ड डिस्क हमारी जो होती है हर कंप्यूटर में लगी होती है और डेटा को या प्रोग्राम को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क हमारी अवेलेबल है इन साइजेस ऑफ 250 GB, 500 GB। आपको और भी ज़्यादा स्टोर करना है डेटा तो आप 1 टेराबाइट या फिर 2 टेराबाइट, जैसी भी आपको आवश्यकता हो आप ले सकते हैं। तो इन दिए गए विकल्पों में हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट इज लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी कार्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड करना क्या कहलाता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को बूट कराता है, हमारे कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाता है, कार्य करने की स्थिति में लाता है। और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मूल रूप से कहाँ पे स्टोर रहता है? ये हमारा स्टोर रहता है हार्ड डिस्क में। और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने पर ये हार्ड डिस्क से हमारा कहाँ पर स्टोर होता है? रैम पर स्टोर होता है, मुख्य मेमोरी पर स्टोर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है बूटिंग। जी हाँ, इसका यही आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? बूटिंग। बूटिंग का अर्थ है
ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेमोरी पर लोड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। यूनिवैक का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो यूनिवैक हमारा कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में बनाया गया एक कंप्यूटर था और जिसका कि फुल फॉर्म यहाँ पर होगा हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो कि एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इनपुट डिवाइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन MS ऑफिस। दिए गए विकल्पों में से उस इनपुट डिवाइस का नाम बताइए जो MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि किस डिवाइस का प्रयोग हम MS ऑफिस में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। स्कैनर, स्कैनर का प्रयोग हम MS ऑफिस में कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको MS वर्ड में हम ले आ सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो हमारा एक मस्ट यूज डिवाइस है जिसका प्रयोग हम वर्ड प्रोसेसिंग में टाइपिंग करने के लिए, डेटा को एंटर करने के लिए करते हैं। माउस भी हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट या MS ऑफिस के सारे पैकेजेस में यूज़ होता है। यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किया था गेमिंग के लिए। अगर आप कंप्यूटर में गेम खेलना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में जॉयस्टिक होनी चाहिए। जॉयस्टिक का कोई भी प्रयोग MS ऑफिस के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम MS ऑफिस में नहीं कर सकते, दैट इज जॉयस्टिक। सही इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा जॉयस्टिक। अगला प्रश्न हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफायर कीज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी संशोधक कुंजी है, या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो मॉडिफायर की है। देखिए मॉडिफायर कीज क्या होती हैं कि ये अकेले कोई कार्य नहीं करती, लेकिन जब किसी और बटन के कॉम्बिनेशन के साथ में इनका हम यूज़ करते हैं तो वो दूसरे बटन के कार्य को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर में कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करते हैं तो क्या करेगा, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर देगा। इसी तरीके से हमारा आल्ट भी होता है। अगर हम आल्ट के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो हमको किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट करा देगा। और इसी प्रकार से हमारा शिफ्ट होता है। शिफ्ट का भी प्रयोग अगर हम, जैसे कि हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस F8 एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट ये तीनों ही हमारी मॉडिफायर कीज़ होती हैं जो किसी दूसरी की के कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल, आल्ट एंड शिफ्ट ऑल आर द मॉडिफायर कीज इन अ कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट का साइन बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबा सकते हैं। देखिए कॉपीराइट क्या होता है कि एक इस तरीके का निशान होता है कॉपीराइट, सी लिख करके उसके ऊपर एक सर्कल होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉपीराइट। किसी भी प्रोडक्ट पे या फिर किसी भी बुक पर जो लोग कॉपीराइट लेते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का एक सिंबल बनता है। तो MS वर्ड के अंदर अगर हमको कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C का प्रयोग करेंगे और इस तरीके से एक कॉपीराइट का सिंबल वहाँ पर बन के हमारा आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल आर द एग्जाम्पल ऑफ। टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल ये किसके उदाहरण हैं। तो देखिए अगर हम वर्ड प्रोसेसर्स की बात करें या हम MS ऑफिस पैकेज की बात करें तो वहाँ पर किसी भी टेक्स्ट का लुक चेंज करने के लिए, किसी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है, कैम्ब्रिया एक फॉन्ट है, एरियल एक फॉन्ट है। इस तरीके के कई फॉन्ट्स हमारे MS ऑफिस के अंतर्गत होते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, फॉन्ट फेस। जी हाँ, ये टाइम्स न्यू रोमन हमारा एक फॉन्ट फेस है, कैम्ब्रिया एज अ फॉन्ट फेस एंड एरियल इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ फॉन्ट फेस। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, फॉन्ट फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेबल ऑफ हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। आप किसी वर्ड दस्तावेज में यानी कि किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में
अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित कर सकते हैं। अगर हम MS वर्ड में एक टेबल बनाएं तो उस टेबल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम MS वर्ड में टेबल बना रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम जो टेबल की साइज़ होगी वो क्या होगी, उस टेबल में मिनिमम एक कॉलम होने चाहिए और मिनिमम एक रो होनी चाहिए। ये मिनिमम वैल्यू की बात हुई। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने कॉलम ला सकते हैं, तो वहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम कॉलम 63। इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 63 कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा होगा ऑप्शन बी 63। आज का हमारा आखिरी जो प्रश्न आ रहा है वो है, इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। देखिए, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट, जहाँ पर हम स्लाइड्स की सहायता से, यहाँ पर हम स्लाइड्स का प्रयोग करके क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। बनाए गए प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F5, जिसका प्रयोग किया जाता है किस लिए, आपका स्लाइड शो रन कराने के लिए। स्लाइड शो के दौरान अगर आप अपनी स्लाइड को चेंज करना चाहते हैं तो किस बटन से स्लाइड शो में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इंटर बटन है, इंटर बटन का प्रयोग करके हम नेक्स्ट स्लाइड को ला सकते हैं। स्पेस बार का प्रयोग करके भी स्लाइड शो के दौरान अगली स्लाइड को लाया जा सकता है, और माउस बटन के द्वारा क्लिक करके भी हम अगली स्लाइड को ला सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शंस का प्रयोग करके स्लाइड को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एस्केप यहाँ पर है, जिसका प्रयोग करके हम स्लाइड को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये हमारे प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देगा, हमको प्रेजेंटेशन से बाहर ला देगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एस्केप। एस्केप का प्रयोग करके हम अपने प्रेजेंटेशन को टर्मिनेट करते हैं, इस स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस हो गए। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप किसी विशेष टॉपिक पर, किसी विषय पर एक वीडियो चाहते हैं तो आप हमको निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।